So, the last video that I have uploaded on YouTube was on the topic how I have cleared UP Bar Council interview. तो वो वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द कमेंट सेक्शंस आस्किंग टन्स ऑफ क्वेश्चंस बट people are also going to my Instagram and asking tons of other questions कि क्या मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी अपनी कोई टिप्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ विथ रिस्पेक्ट कि मैंने कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी किया हो और उससे जुड़ी कोई बातें बता सकूं। तो लुकिंग एट दैट मैंने ये वीडियो एक बहुत ही डिटेल्ड एंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से बनाया कि आप समझ सके कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है जैसे मैंने किया है। एंड मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैंने जिन पैरामीटर्स पे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था वो ऑलमोस्ट 100% इंटरव्यू के एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है। एंड अगर आप इन डायमेंशंस पे प्रिपेयर करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर भी आपको कुछ अलग से तैयारी करनी चाहिए। तो लुकिंग एट दैट, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि मुझे इंटरव्यू कॉल इन द मंथ ऑफ दिसंबर में ही आ गया था, समवेयर एट 9th और 10th दिसंबर, और मेरा जनवरी 11th को इंटरव्यू हुआ था, जिसके वजह से मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ का एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड मिल गया था चीज़ों को पढ़ने समझने के लिए और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों को इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने पहले कॉल आ चुका होगा और आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर भी रहे होंगे। बट मैं इंटरव्यू की तैयारी, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तैयारी भी समझी जा सकती है, मैं उसको 4 हिस्सों में बांटता हूँ ताकि चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से समझा जा सके। तो सबसे पहला जो डायमेंशन मैं चुनता हूँ वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपसे एक ही सवाल आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। दूसरा डायमेंशन होता है व्हाई यू वांट टू बी एन एडवोकेट। सिंस हम यूपी बार काउंसिल के लिए अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू में, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इसी प्रोस्पेक्टिव्स में ही क्वेश्चन होगा कि आप वकालत क्यों करना चाहते हैं, वकालत करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो व्हाई यू वांट टू बी एन एडवोकेट, ये दूसरा डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन हम ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं पैनल के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस भी उसी डॉक्यूमेंट से ही आ सकते हैं, तो हम उस बेसिस पे भी बात करेंगे। और चौथा, जिसको मैं कहता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स जिसको मैं मानता हूँ वो ये है कि कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जैसे वो कोई सिचुएशन दे देंगे और वो पूछ सकते हैं कि एज एन एडवोकेट आप क्या इसके बारे में अपनी राय विचार रखते हैं। तो हम इन 4 पैरामीटर्स पे तैयारी करेंगे, क्योंकि मैंने खुद इस 4 ही पैरामीटर्स पे तैयारी किया था एंड वहां पे ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस इन्हीं 4 पैरामीटर्स पे ही थे। तो इस वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी इंटरव्यू के लिए वो काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे फर्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, जो कि है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अभी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस क्वेश्चन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंस आपके डॉक्यूमेंट्स तो सामने वाले पर्सन के पास तो है, तो वो चाहे तो उसको डॉक्यूमेंट को रीड करके जान सकता है कि आप कौन है, क्या है और यहाँ क्या करने हैं। बट स्टिल इसके बावजूद भी वो ये बात आपसे पूछेगा, ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है, पहला वो ये जानना चाहते हैं कि आप खुद के बारे में कितना अवेयर हैं, हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट योरसेल्फ। दूसरी ऑब्जेक्टिव होती है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, जिस तरीके से आप अपने अवेयरनेस को सामने वाले पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उससे आपके बारे में पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, अंडर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, नर्वस है, क्या है क्या नहीं। वो कुछ इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी उस समय रिफ्लेक्ट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप अपने इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो जो सबसे पहला सवाल होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो इन्हीं 2 ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीटली जज करने के लिए ही होता है। नहीं तो सामने वाले के पास तो आपका डॉक्यूमेंट है ही,
मैं खुद की बात करूं, जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने इसके बारे में सिंपल से इतना ही प्रिपेयर किया था कि माई नेम इज अंकुर भगत. आई वॉज born and brought up in Varanasi. I was I have completed my school from Varanasi. After completion of my school, I went to Symbiosis Law College, Pune International for my 5 years BLLB honors. In between of my semesters, I also got an opportunity to study abroad, which is in London, at London School of Economics, under the subject matter of international human rights. After completing all my degrees, I finally came to India, and then I started practicing as an intern at the Banaras District Court. Simple, straight, crystal clear. सामने वाले को ये चीजें मेरे डॉक्यूमेंट्स में देख के भी मिल जानी है, बट मैंने उसको ओरली एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल वे फॉरवर्ड फॉर्मेट में उनको बता दिया. अगर आप में से कितनों को अगर इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ को लेकर के इंट्रोडक्शन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मेट को भी सेम कॉपी कर लो. मेरे नाम की जगह अपना नाम लगा लेना, मेरे कॉलेज के नाम की जगह अपने कॉलेज का नाम लगा देना. और आप अगर करेंटली किसी सीनियर के अंडर में एज एन इंटर्न वर्क कर रहे हो तो वो भी बता देना. तो इससे ये समझ में आता है कि आपका पास्ट क्या था, फिर आपने बीच में अपने पे किस तरीके से वर्क किया, और उस वर्क के बेसिस पे आपका आज का प्रेजेंट क्या है. तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. ठीक, ये हो गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ पे. सेकेंड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि है वाई यू वॉन्ट टू बी एन एडवोकेट. इस सवाल का जवाब बहुत ही डायनेमिक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक रीजन होता है कोई काम को करने का, किसी चीज को एस्पायर करने का, कोई भी करियर एस्पायर करने का. तो किसी भी करियर को एस्पायर करने के पीछे एक मोटिवेशन होता है, और उस मोटिवेशन के साथ एक मोटिव होता है. तो ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मेरे केस में जब मुझसे पूछा गया था कि सो अंकुर व्हाई यू वांट टू बी एन एडवोकेट, तो मेरा आंसर बहुत ही स्ट्रेट सिंपल सा था. वो कुछ ऐसा था कि मैंने उनको इतना सिंपल स्ट्रेट एक सच घटना बता दी थी कि मैं इनिशियली कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं बनना चाहता था. मैं चाहता था कि मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाकर के किसी लीगल डिपार्टमेंट में सिंपल सा वर्क करूं. और मैंने इस बेसिस पे कॉलेज डेज में जितना ज्यादा हो सके उतनी सारी इंटर्नशिप्स, मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स किए वो सारे इन्हीं पैरामीटर्स पे किए, अलग अलग लॉ फर्म्स में, अलग अलग लीगल डिपार्टमेंट्स में. इनफैक्ट इंडिया के टॉप टियर लीगल डिपार्टमेंट्स में भी मैंने एज एन इंटर्न वर्क किया है. अनफॉर्चुनेटली मेरा वहां पे मन नहीं लग रहा था. रीजन बहुत ही सिंपल सा था. वो कुछ ऐसा था कि मुझे इंडिपेंडेंसी बहुत पसंद है, और मैं उन कॉर्पोरेट फर्म्स में वो इंडिपेंडेंसी नहीं एक्सरसाइज कर पा रहा था. रीजन क्या था? रीजन ये है कि मेरे इंडिपेंडेंसी का मतलब है मेरी एथिक्स, मेरे मोरल्स, मेरे वैल्यूज, मेरी सोच, जो कि कॉर्पोरेट से ठीक उल्टा था. कॉर्पोरेट फर्म्स क्या करते कि दे आर बेसिकली वर्क ऑन द प्रॉफिट मेकिंग मोटिव, बट ऑन द अदर हैंड मी, आई वॉज नॉट इनटू प्रॉफिट मेकिंग मोटिव. मैं चाहूं तो किसी का केस फ्री में भी लड़ सकता हूँ, दैट इज ऑन माई डिस्क्रिप्शन, बट ये कॉर्पोरेट नहीं कर सकता था. तो ये मेरे और कॉर्पोरेट के बीच में एक टसल सा हो गया कि मेरी आइडियोलॉजी उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रही थी. तो मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना था. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दी फर्दर डायमेंशंस, मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी रिस्पेक्टेड सीनियर और किसी रिस्पेक्टेड ऑनरेबल हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके किसी रिस्पेक्टेड सीनियर के अंडर में एज एन इंटर्न वर्क करके देखता हूँ. और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया. वहां पे जब मैंने एज एन इंटर्न प्रैक्टिस किया तो आई वॉज एबल टू एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स दैट आई फील लाइक, जैसे एम्पैथी, सिंपैथी, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज. मैं ये सारी चीजों को फ्रीली एग्जीक्यूट कर पा रहा था बाय बीइंग एन इंडिपेंडेंट लिटिगेटिंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के फॉर्म में. तो इस तरीके से मेरा जो एक आइडियोलॉजी में परिवर्तन आया, कह सकते हैं, अमेंडमेंट्स आए, चेंजेस आए. तो इस इवेंट ने मुझे फाइनली रियलाइज कराया कि व्हाई आई वांट टू बी एन एडवोकेट. तो ये सुनने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने भी इस बात को मान लिया था, क्योंकि ये रियलिस्टिक है, काफी रियलिस्टिक है, और ये मेरे से
एक्चुअल लाइफ में भी हुआ है। तो इसमें दिख रहा है कि मैं पैदाइशी कुछ ऐसे डिसाइड करके नहीं आया था कि मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। विद टाइम, एज एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग, एज एंड व्हेन आई वाज मीटिंग न्यूमरस पीपल, वो वक्त के साथ मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी नीश की ओर उसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। तो ये सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से मैंने टैकल किया था। आपके लाइफ में भी अपने अपने रीजंस होंगे कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन एडवोकेट। तो आप उन चीजों को अपने पैनलिस्ट के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट वुड बी अ वेरी गुड वे। अभी हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, विच इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कई तरीके से आ सकते हैं। इनिशियली मैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चंस को। जैसे एक स्कूलिंग हो गई, एक कॉलेज हो गया, और कॉलेज में आपने क्या पढ़ा है। जो हम बात करते हैं स्कूलिंग की, तो हम में से बहुत सारे बच्चे किसी ऐसे ऐसे स्कूल से पढ़ के आए होंगे जिनका हिस्टोरिकली काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कि उस स्कूल का किसी बहुत बड़े पर्सनालिटी या किसी हिस्टोरिकल इवेंट से किसी ना किसी तरीके से कनेक्शंस होंगे। ठीक है, तो आपको अपने स्कूल से रिलेटेड एक छोटा सा नोट बना लेना है कि आप जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं उस स्कूल की फाउंडेशन कब हुई, और उस स्कूल से क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या इवेंट रिलेटेड है कि नहीं हिस्टोरिकली। एक ये हो गया। दूसरा, यूनिवर्सिटीज। अभी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सेम जो आपने स्कूल के लिए प्रिपेयर किया था, सेम यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए भी प्रिपेयर करिए विथ रिस्पेक्ट कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं और उस कॉलेज की क्या कोई इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है अपने हिस्ट्री में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बीएचयू ले लेते हैं। बीएचयू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है बनारस में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है प्रयागराज में। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिन्होंने फ्रीडम फाइट किया हो या बड़ी पर्सनालिटी आज के डेट में हो, वो इन कॉलेजेस से पढ़ के निकले हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इन बेसिस पे भी जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि मेरे से हुए थे ये क्वेश्चंस। मेरे से मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पूछा गया था कि मदन मोहन मालवीय जी अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ से किए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जवाब था उनका कि वो इलाहाबाद से प्रैक्टिस किए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो प्रैक्टिस किए थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे आई शुड से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस भी किया था। तो मैंने इन चीज के बारे में पढ़ भी लिया था थोड़ा बहुत कि ठीक है देख लेते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी देख लिया था कि मैं अपने सेमेस्टर्स में कौन सा क्या सब्जेक्ट पढ़ा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बात मेरे से पहले 2 कैंडिडेट्स जो गए थे उनसे हुआ था। तो सर ने उनसे पूछ लिया था कि अपने लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था। हालांकि वो बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए थे कि यार पढ़ा तो था कुछ, तो अब याद भी नहीं है। तो उन्होंने पूछ लिया था कि आपने लास्ट सेमेस्टर क्या पढ़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे पहले के सेमेस्टर में क्या पढ़ा था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो अपने पहले सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक को एक बार बस ऐसे ऊपरी नजर से देख लीजिएगा कि कौन सी ईयर में आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा था। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने फर्स्ट ईयर में टॉर्ट्स लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये सब पढ़ा था। सेकेंड सेमेस्टर वगैरह में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका आईपीसी, सीआरपीसी ये पढ़ा था। ऐसे करते हुए मैं अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग लॉ से रिलेटेड पढ़ाई किया था। तो मैंने उनका एक छोटा सा नोट्स बना लिया था और उससे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी जानकारियां नोट कर ली थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉर्ट्स की बात करूं, मान लेते हैं वहां पे एग्जाम इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि चलिए आपने टॉर्ट्स पढ़ा है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो टॉर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अभी टॉर्ट्स के बारे में हम क्या जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहली जानकारी जो मेरे दिमाग में आई थी वो एक प्रिंसिपल था, दैट इज वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी। आप में से बहुत सारे लोग इस प्रिंसिपल के बारे में जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों को इसका हर एक चीज डिटेल में पता भी होगा। बट फिर भी मैंने उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में याद कर लिया था कि कोई भी एक्ट करो जिससे आपको पर्सनली इंजरी हो सकती है, तो आप उस इंजरी के लिए किसी और व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में गए, धोनी ने छक्का मारने के लिए बॉल को मारा, बॉल आकर के सीधे आपके सिर पे लगी,
अब आप उसके लिए ना तो क्रिकेटर को ना क्रिकेट एसोसिएशन को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके रिस्क के ऊपर था। आपने रिस्क लिया स्टेडियम में जाकर के मैच देखने का, एंड अनफॉर्चुनेटली बॉल आके लग गई एंड यू आर हर्ट नाउ। तो इन 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 बातों को इन टॉट्स में दिखाया गया है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स है जो आपको टॉट्स में मिल जाएंगे। और भी कई प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये सारी चीजें जो है वो टॉट्स में बताई गई। सेम वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में होगा, सेम वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे, ड्राफ्टिंग कमिटीज में क्या था, ड्राफ्टिंग कमिटीज के चेयरमैन कौन थे, ठीक है, और उस चेयरमैन के साथ और भी कितने इंपॉर्टेंट मेंबर्स जुड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रफ रफ आइडिया ऐसे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि अगर बाई चांस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास के बारे में कुछ पूछ लिया तो आपको पता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिएगा, खास करके फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में। और उसमें भी 2-3 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 19 हो गया, 21 हो गया, 32 हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में भी देख लीजिएगा। अब आते हैं बात जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, जो कि चेंज होकर के अब बीएनएस, बीएनएसएस, ये सब चीजों में कन्वर्ट हो गया। तो जो एक हर रोज के मर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत एट्रोसिटीज होती हैं सोसाइटी में, जैसे वुमेन्स के अगेंस्ट हो गए, बच्चों के अगेंस्ट हो गए, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट हो गया, जैसे मर्डर हो गया, गाली गलौज कर ली किसी से, थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में भी आप देखिएगा आईपीसी में, सीआरपीसी में, कि प्रीवियस लॉज में क्या थे, और उसको कंपेयर करते हुए आज की जो लॉ है, जो कि बीएनएस है, बीएनएसएस है, उनको भी देखिएगा कंपेयर करते हुए कि क्या चेंजेस आए हैं। फिर पनिशमेंट्स में भी काफी चेंजेस आ गए हैं। पहले के पनिशमेंट, जैसे आप दो तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं, प्यूनिटिव पनिशमेंट्स और एग्रेसिव पनिशमेंट्स, तो उनके बारे में भी देखिएगा, ठीक है। और फिर अभी नया पनिशमेंट्स ऐड कर दिया गया, जो कि अगर आपको कोर्ट डिसाइड यानी कि डायरेक्शंस दे सकता है, इस पनिशमेंट में कोर्ट आपको डायरेक्शंस दे सकता है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी नए पनिशमेंट्स का बीएनएसएस में एक नया प्रोविजंस आ गया। तो यू नीड टू लुक आफ्टर दैट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हो गए वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गए। अब बात करते हैं वो क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए। अभी आउट ऑफ द बॉक्स में मेरे बाद जो कैंडिडेट थे उनसे ये सवाल किया गया था कि मान लेते हैं कि आपके जानकारी में कोई एडवोकेट है और वो एक वक्त के बाद मर्डर कर दिया किसी का, तो ऐसे सिचुएशन में क्या उस एडवोकेट की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देनी चाहिए? आप क्या कहते हैं? फिर उनको एक और सिचुएशन दी गई कि मान लेते हैं कोई मर्डरर है, वो आपके पास आया है और आपसे कहता है कि मुझे बचा लो। एज एन एडवोकेट आप क्या करेंगे? आप उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? ये क्वेश्चन है बाय द वे लीगल एथिक्स का, बट ये सिचुएशंस पे बना के दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन का जवाब जो मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके गया था कि मान लेते हैं कि मुझे सिचुएशनल बेस ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने डिसाइड करके समझ के गया था कि हाँ, मैं मदद तो करूंगा, क्योंकि एज एन एडवोकेट ये हमारी ड्यूटी होती है अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का। और इंडिया जो है, और इंडिया के जो लॉज हैं वो कुछ इस पैरामीटर्स पे हैं कि अनटिल प्रूवन गिल्टी हर व्यक्ति इंडिया के कानून के नजर के सामने इनोसेंट है, ठीक है, पहला ये। और दूसरा है आपका नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के अंदर क्या है? राइट टू बी हर्ड, ठीक है। जितना ज्यादा एक विक्टिम को अधिकार है अपनी आवाज, अपनी बात रखने का, उतना ही अधिकार है एक अक्यूज बंदा, जिसको अभी अक्यूज किया गया, उसको अपनी बात रखने का। तो बराबरी का हिस्सा सबको मिलना चाहिए और बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए। और एज एन एडवोकेट मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं इन मामलों में न्यूट्रल रहूं, अपने क्लाइंट को एक न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट करूं। तो ये मेरी एक ड्यूटी है, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इन पैरामीटर्स पे भी तैयारी करके गया था। तो
ये 4 पैरामीटर्स हैं। पहला अबाउट इंट्रोडक्शन, दूसरा व्हाई यू वांट टू बी एन एडवोकेट, तीसरा विच इज रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स, एंड चौथा विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपको इन सारे पैरामीटर्स पे एक रफ नजरिया देखना होगा। हर पैरामीटर्स को अगर आप एक एक दिन भी देंगे ना, अगर आपने खुद को एक दिन दिया इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, 1 डे इज सफिशिएंट, बहुत आराम से एक दिन में हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद किया था। दूसरा, आपको एक ऑब्जेक्टिव ढूंढनी है, एक मोटिवेशन और एक मोटिव ढूंढना है कि व्हाई यू वांट टू बी एन एडवोकेट। लाइफ में हर किसी का मोटिव और मोटिवेशन अलग अलग होता है अपने करियर को चुनने का। तो आप अपना मोटिवेशन और उसके पीछे मोटिव ढूंढिए कि व्हाई यू वांट टू बी एन एडवोकेट, तो आप उस पर प्रिपेयर करिए। दैट इज सेकेंड। थर्ड, डॉक्यूमेंट्स पे आप हो सकते हैं तो 3 दिन दे दीजिए, हर एक चीज को थरोली देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट जो आपने वहां पे पढ़ा है उसको एक बार थरोली देख लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बस ऊपर ऊपर से देखना है। इवन द इंटरव्यूअर नोस कि आपको हर एक चीज डिटेल में नहीं पता है, बट कुछ चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जैसे रेप हो गए, मर्डर हो गए, वुमेन्स के अगेंस्ट कोई असॉल्ट हो गया, बच्चों के अगेंस्ट जैसे पॉस्को में कुछ गलत एट्रोसिटीज कर दी। तो ऐसे ऐसे इविल चीजें सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि बहुत ही हीनियस इन नेचर है, उनका एक नोट्स बना के रट लो। कुछ नहीं, रेप का सेक्शन क्या है उसको लिखो, रट लो, चाहे वो आईपीसी में हो या सीआरपीसी में हो या बीएनएस में हो या बीएनएसएस में हो, ये चारों में से हर एक चीज को एक एक ऐसे कॉलम बना करके उसको रट लो। मर्डर का क्या है, रट लो, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हर एक चीज का, कल्पेबल, होमोसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, रट लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे, आपका ये डॉक्यूमेंटिंग में हो गया। चौथा आपका आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स में एक और चीज कहूंगा कि जैसे मैंने तैयारी किया था, हालांकि मेरे नजर में किसी के से ये सवाल तो नहीं किया गया, बट मुझे नहीं पता कि हो सकता है बच्चों से अगर किया गया हो, बट मैंने इस चीज को अज्यूम कर लिया था कि अगर इस पैरामीटर से भी सवाल आए तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। जैसे मैं वाराणसी से हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वाराणसी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन्स होंगे। जैसे हमारे डीएम साहब हो गए, तो डीएम साहब का नाम क्या है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला हूँ, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जब मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज, उनका नाम क्या है उसके बारे में देख लो। और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही कोर्ट होगा, कई सारे कोर्ट्स होंगे, जैसे सेशंस कोर्ट हो गए, सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया या मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, ऐसे कई सारे कोर्ट होंगे और हर एक कोर्ट की अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होंगी। एक बार उसको देख लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। अपने बेसिक, अपने सराउंडिंग्स के बारे में बस जान लो। दैट्स ऑल यू नीड टू नो फॉर द इंटरव्यू। इसके बाहर सवाल नहीं आने वाला है। मैंने जहां तक प्रिडिक्ट किया था और जहां तक मैंने बच्चों से बात की थी और जहां तक मेरे खुद के साथ जो इंटरव्यू हुआ, उन सब में इन्हीं पैरामीटर से सवाल आए थे, एकदम डिट्टो इन्हीं पैरामीटर्स में आए थे। तो आई वॉज वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं इन पैरामीटर्स पे क्लियर कर लूंगा। अब रही बात आती है, पढ़ने को तो पढ़ लिया, एग्जीक्यूट कैसे करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज होती है जो कि हर किसी के अंदर ऑन द स्पॉट नहीं आती है। अभी हम अकेले कमरे में बैठे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो चीजें बहुत आसान है मेरे लिए भी। बट जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पे से रैपिड फायर क्वेश्चंस होता है, तो कहीं ना कहीं हम हेजिटेंट हो जाते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक अजीब सी हिचकिचाहट हो जाती है और आता हुआ सवाल भी हम गलत कर देते हैं। तो इसको कैसे सही करें? जवाब है प्रैक्टिस। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि ये मेरा फाइनल वीडियो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 बार रीटेक लिया। ये स्क्रिप्टिंग भी मेरी खुद की है, हर एक चीज इसमें से जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैंने खुद बनाया है, खुद फॉर्मुलेट किया है। बट मैं फिर भी वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम इस पे कितनी सारी गलतियां किया हूँ मैं जानता हूँ। तो मैं उसको बार बार रीटेक कर रहा था और अपनी गलतियों को बार बार सुधार रहा था। तो आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप एक शीट लो, A4 शीट लो या जो भी, अगर आपके पास कुछ ऐसे डिजिटल नोट्स हैं तो उस पे लो और उस पे बस लिखो कि आप इन चारों पैरामीटर्स में क्या सोचते हो, कितनी अवेयरनेस रखते हो, और उसके बारे में लिखो। और लिखने के बाद खुद ही जज करो कि आपने जो लिखा है क्या वो सही है, कितने हद तक सही है, क्या इसमें कुछ और एड ऑन किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इट डज नॉट हैज टू बी वेरी मच
एग्जैजरेटेड, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, जितना हो सके कम शब्दों में अपनी बातों को रख दो। तो इससे क्या होता है कि एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है कि हाँ, बंदे को पता है, वो चीजों को शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रहा है और अपनी बात को उतने में ही डन कर दे रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, कह सकते हो, कॉन्फिडेंस दर्शाता है। तो आप इस पैरामीटर्स में भी खुद को तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके हर एक सवाल का जवाब दिया होगा कि इंटरव्यू में हमें कैसे रेडी रहना है, क्या पढ़ना है, मैंने किस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा था जिसकी वजह से मैं ये बात लेके चल रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट 100% डायमेंशंस को हिट कर लिया है। तो ये कुछ 4 पैरामीटर्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं और मैंने इन्हीं चारों पैरामीटर्स पे ही पढ़ाई की थी। मैं भी यही कहूँगा कि आप जिस भी जिले से आते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, आप इन चारों पैरामीटर्स को उन जगहों से रख करके हिस्टोरिकली और थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली हर बेसिस पे आप उसको देखो। हार्डली 4 दिन का काम है ये 4 डायमेंशंस पढ़ने के लिए। 4 नहीं तो चलो 1 हफ्ते का काम है। 1 हफ्ते में आप इंटरव्यू के लिए इन चारों डायमेंशंस पे रेडी कर लो और बाकी के सारे 3 हफ्ते जो मिलेंगे आपको, क्योंकि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे पता है। तो 1 हफ्ते अगर आपके इसके लग गए तो 3 हफ्ते आपके हाथ में होंगे। आप उन तीनों हफ्ते इसको रीड और बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाओ तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि आप अपनी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं या हेजिटेंट हो रहे हैं या आप ऐसे हदस से गए। क्योंकि वहां पे मैंने बच्चों को पसीने से भीगते हुए भी देखा, मतलब कि इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चे वहां भीग गए थे, क्योंकि उनको हैबिट नहीं है ना। हम में से किसी को हैबिट नहीं है हर रोज इंटरव्यू देने की। तो अगर झटके से कोई हमारा इंटरव्यू लेता है तो हाँ, हमें थोड़ा सा डर लगता है। मैं खुद आज के डेट में जब अपने इंटर्नशिप्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता हूँ, तो जब मैं रिस्पेक्टेड जजेस के सामने खड़ा होता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है, एक अजीब सा डर लगता है। तो ये डर कब खत्म होता है? जब हम रेगुलर बेसिस पे उस चीज को लेके प्रैक्टिस करने लग जाए। मैं अपने जब सीनियर सर को देखता हूँ तो दे आर वेरी मच फ्लुएंट। वो जा करके चुपचाप से अपना काम करते हैं, जरूरत पड़ती है तो जो जज साहब होते हैं, चाहे मैडम हो या सर, उनसे बहुत ही फ्रैंकली बात भी कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड मी, जब मेरी बारी आती है तो मैं बात भी नहीं कर पाता, मैं देख भी नहीं पाता। तो हाँ, एक हेजिटेशन होती है क्योंकि वो अथॉरिटी का सवाल है। तो डू नॉट बी दैट अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट बी अ बेयर मिनिमम कॉन्फिडेंट अपने अंदर रखो कि ठीक है, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो सही है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और आप खुद भी अपना दिमाग लगा के सोचोगे तो इन 4 डायमेंशंस के बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है। तो मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, उन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड पढ़ाई कर लेना। तो पहला है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दूसरा है why you want to be an advocate, तीसरा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और चौथा है आउट ऑफ द बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। बस इसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होना तय हो जाता है। ठीक है, तो आई विश कि आप सबका ये वीडियो ठीक लगा होगा एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन जो इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं, ताकि उनके मन में ऐसा कोई भी सवाल हो तो उनके पास हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। So with this, very best of luck to all the aspirants, all the candidates who are going for the interview. And I hope कि ये इंटरव्यू सिर्फ यूपी बार काउंसिल के इंटरव्यू के लिए नहीं है, बल्कि ये इंटरव्यू का जो पैटर्न जो मैंने आपको बताया, जो फॉर्मेट बताया, वो हर तरीके के इंटरव्यू में काम आता है। सो अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक।